देखना चाहिए ना कि वहाँ एलपीजी कितना सस्ता है और यहाँ पेट्रोल कितना महंगा। बारह साड़ी ओढ़ने बिछाने के दाल चावल पूरा जगह सब एनआईटी के अंडर में आता है। एक थेंब पाणी नाही येत। नुकसान झालेली पराठी आहे. कुण्या प्रकारे जगाव ह्याच माझा मोठा प्रश्न आहे. देश का जो मेन प्रॉब्लम है ये कास्ट है. प्राइवेट में भी रिजर्वेशन होना चाहिए. इसके लिए हमें को सड़क पर आना पड़े. प्रशासन इसके ऊपर कोई ख्याल देते नहीं है. आवाज आपकी. प्रकारचं तयार केलेलं निवेदन आम्ही आज प्रतिनिधींमार्फत लवकरात लवकर पकडले व त्यांना कडक पण केवळ हे काम भागणार नाही. त्या हत्याबंद आंदोलन जिल्ह्यात सुरू झालेलं आहे. त्यामुळे आज त्यांच्यासाठी राखीव मतदार संघ. भारत में जाति वैमनस्यता या फिर जिसे हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, ये बात नई नहीं है, लेकिन इसके खिलाफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर इन्होंने 1927 में एक आंदोलन की शुरुआत की थी और वो आंदोलन था महाड़ के चौदार तालाब से, कि जो समानतावादी समाज रचना के निर्माण की पहली नींव रखी गई. उस आंदोलन को अपना आदर्श बनाकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायी जिस राह पर चल पड़े, वो राह आज 2014 में हम देख रहे हैं नागपुर का संविधान चौक. संविधान चौक इसे वैसे तो नागपुर में दिल्ली का जैसे जंतर मंतर है वैसे माना जाता है, लेकिन इस वक्त ये सारा जो समूह हम देख रहे हैं, ये समूह इसके लिए खड़ा हुआ है कि हाल ही में महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में चौखेड़ा नाम के गांव में 3 दलितों की हत्या, एक ही परिवार के 3 दलितों की हत्या की गई और हत्या के बाद उन्हें कुएं में डाल दिया गया. इस घटना का निषेध है ये, लेकिन इस निषेध में एक बहुत बड़ी बात ये जो देखने को मिल रही है कि यहाँ अंबेडकरी आंदोलन में जो जो संगठनाएं एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करती हैं, वो सारी संगठनाएं यहाँ इकट्ठा हुई है. सरकार के आंकड़े कहते हैं कि हर साल दलितों पर बहुत आयात में अत्याचार होते हैं और उनमें से मात्र 10% अत्याचारों के मामले ये रजिस्टर्ड होते हैं. यहाँ जो लोग इकट्ठा हुए हैं, ये वकीलों के जो प्रतिनिधि है और वकीलों का संगठन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है. हम इनसे जरा बातचीत करते हैं. साहब, आपका परिचय. मैं एडवोकेट संजय कुमार पाटिल जी. हम लोग जितने भी हमारे समाज के वकील है जी, वो एक्टिवली हम लोग सब इसी बारे में सोचते हैं, हमेशा काम करते हैं और काफी पहले से कार्यकर्ता के तौर पर भी काम करते हैं. आपको क्या लगता है कि इस तरह दलितों के इन अत्याचारों को न्याय नहीं मिल पाता है? आपको क्या लगता है, क्या वजह मानते हैं आप इसकी? नहीं, हमारा यह मानना है कि जिस भाषा शास्त्र का हम लोग उपयोग करते हैं, अगर अनुसूचित जाति जमाती का शब्द का प्रयोग ज्यादा उचित होगा, क्योंकि अनुसूचित जाति जमाती पर अत्याचार होता है और उसके लिए कोई कानून है. लेकिन हमने ये देखा है कि पुरातन काल से, प्राचीन काल हो या मध्ययुगीन काल हो या फिर आधुनिक काल हो, इसमें जातीयवाद का जो प्रमाण है वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है. 1950 में हम लोगों ने संविधान को अंगीकृत किया. उस संविधान के प्रियम्बल के अंदर में हम लोगों ने यह एक सपना देखा, एक उद्देश्य अपने प्रति हम लोगों ने समर्पित किया कि हम लोग भारत को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर न्याय देने का कोशिश करेंगे. क्या आपको ऐसा लगता है कि एक कल्याणकारी राज्य का सपना जो उस वक्त देखा गया था, उस कल्याणकारी राज्य की नींव यहाँ रखी गई और लोग अपने आप को कल्याणकारी महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा थी, उसका बीज जब रोपा गया तभी उसी बीज को खत्म किया गया. कल्याणकारी राज्य अमृत है भारत देश के अंदर में. आपको क्या लगता है इस स्थिति को कैसे बदला जा सकता है? इस स्थिति को बदलने के लिए बड़े लंबे संघर्ष की आवश्यकता है और यह केवल मैदान के ऊपर सड़क पर लड़कर, मेरे ख्याल से ये लोग न्यायपालिका के माध्यम से भी लड़नी चाहिए, ताकि न्यायपालिका के माध्यम से ही हम लोगों की इसके अत्याचार के खिलाफ, क्योंकि हम लोगों ने कितनी भी बातें अगर सड़क के ऊपर कही तो सड़क से लेकर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये भारत के तीनों अभिन्न अंग है.
तीनों अंग के माध्यम से हम लोगों ने संघर्ष करना चाहिए, सामूहिक तौर पे करना चाहिए। और मेरा ऐसा मानना है कि अनुसूचित जाति जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कानून जो 1989 है, उसकी जगह पे कोटा जैसा एक कानून था, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, इसी तरह ये टेररिज्म है, कास्ट टेररिज्म ही है। तो ये कास्ट टेररिज्म को हटाने के लिए प्रिवेंशन ऑफ कास्ट टेररिज्म एक्ट की आवश्यकता है। और ऐसा बिल हम लोगों ने ड्राफ्ट कर आज हम कलेक्टर के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री और गवर्नर को भेजने वाले हैं, ताकि आने वाले 2014 के सेशन में वो लोग ये बिल इंट्रोड्यूस करें, जिसका नाम हमने पोक्टा करके रखा है, प्रिवेंशन ऑफ कास्ट टेररिज्म एक्ट। तो ये भी एक लड़ाई यहाँ से शुरू कर सकते हैं। और एक मांग हमने की है कि अहमदनगर जैसे बहुत जिले भारत में हैं, तो ऐसे जिलों को भारत सरकार आइडेंटिफाई करे, उन जिलों को अनुसूचित जाति जमाती आतंकवादी या अन्यताचारग्रस्त घोषित करे और वहाँ पर एक 24 घंटे पुलिस की यंत्रणा कायम करे। और वहाँ पे चुन के आने वाले जनप्रतिनिधि अगर वो रोक नहीं पाएंगे, उनका प्रतिनिधित्व खलास करे और उनको जो महसूल मिलता है, महसूल से जो कर से जो एड मिलता है केंद्र सरकार से, वो केंद्र को एड को फ्रीज किया जाए ऐसे जिलों को, और उनके ऊपर में पेनाल्टी लगाई जाए और वो कर के माध्यम से अनुसूचित जाति जमाती का लोगों का उत्थान के लिए उसका वाला इस्तेमाल किया जाए। एक कानून, ये जो कानून के रखवाले हैं और कानून को अपने साथ जोड़कर न्याय की गुहार लगाते हैं, इनका मानना है कि एक नए कानून की जरूरत है। नाम इन्होंने दिया है पोक्टा। देखते हैं इसका कितना असर पड़ेगा। लेकिन बेलछी से लेकर खैर लांजी तक लोग आज भी न्याय के लिए तरस रहे हैं। और ये जो लोग न्याय के लिए तरस रहे हैं, इस न्याय के लिए ये जो तड़पन है, इस तड़पन में हम देखते हैं कि सिर्फ वकील ही नहीं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स, स्टूडेंट्स, ये सारे लोग यहाँ इकट्ठा है। डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर सुचित बागड़े। आपके संगठन का नाम? डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और नागपुर के कुछ आम्बेडकरी संगठनों ने एक बैठक ली और उसके बाद में एक आह्वान करने के बाद नागपुर के 40-50 संगठन एकत्र आके किसी का भी बैनर न रहकर हम जो जाति बढ़ते जा रही है, महाराष्ट्र में अभी भी बीजेपी की सरकार आई है, सरकार बदल हुआ, सरकार बदल होने के बाद में अच्छे दिन आएंगे ये सबको लगता है। सभी लोगों ने इस उम्मीद के साथ में परिवर्तन के लिए वोटिंग किया है कि सरकार बदलने से अच्छे दिन आना चाहिए। लेकिन ऐसा महसूस होने लगा है कि सरकार बदलने के बाद में बिल्कुल इन्होंने शपथ विधि होने के पहले ही रोज एक बहुत बड़ा अत्याचार की, जो पिछड़े, गरीब और दबे तबके के लोग हैं, वो सिर्फ दलित ही नहीं, पिछड़े ओबीसी समाज के मांग, मेहतर और अपने सुदर्शन समाज और बौद्ध समाज, इन सब पर अत्याचार के हत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। और सब तरफ यह आवाज उठी, जहां पर अत्याचार हुए हम वहां पर अब पहुंचेंगे। हम अभी पुलिस पर हमारा भरोसा नहीं। आपको ऐसा नहीं लगता कि जो आप कह रहे हैं ये असंवैधानिक है? असंवैधानिक नहीं, लेकिन यह ऐसा करते हैं लोग, यह जनभावना है। मैं जो ये बता रहा हूँ यह जनभावना है। तो ऐसे इसमें लोगों की भावना ये हो रही है कि अपने हाथ में जो लोग जैसा करेंगे उनको वैसा ही मुकाबला, उसी तरह से टीट। आपको क्या लगता है डॉक्टर साहब? इसलिए हम जो बौद्धिक लोग एक जगह ये लिए, हमने ये कहा कि हाँ, यह अपना काम नहीं है। हमने संविधानिक, हमारे बाबा साहब ने जो घटना बनाई है, उस घटना के तहत संविधानिक तरीके से हमने अपने आंदोलन करना चाहिए और सरकार पे दड़पन लाना चाहिए कि आप अगर ठीक ढंग से काम न करो तो कल चल के अगर कानूनी व्यवस्था अगर बिगड़ गई तो इसके जिम्मेदार आप रहोगे। और ये जो भावनाएं हैं, इन भावनाओं का सम्मान होना, इन भावनाओं का आदर होना, ये आज के वक्त की जरूरत है। यहाँ बहुत सारे लोग इस धरना प्रदर्शन में इकट्ठा हुए हैं और ये अम्बेडकराइट सेगमेंट का एलिट क्लास माना जाता है। मैं देख रहा हूं कि बिल्कुल पीछे यहाँ और भी कार्यकर्ता लोग हैं। डॉक्टर साहब, आप क्या मानते हैं कि दलितों की जो राजनीति है वो कितना कारण है इन सब चीजों के लिए? नहीं, वो तो कारण है, लेकिन अगर आप ज़्यादा बैकग्राउंड में जाएंगे तो इनको अलग अलग कराने में भी ये जो यहाँ की प्रस्तापित राजनीति है उनका ही हाथ है। ये लोग अगर इकट्ठा हुए तो ये एलाइट है, इकट्ठा अगर हुए तो ये काफ़ी हद तक अच्छा राज्य कर सकते हैं। और इन लोगों को मालूम है कि अपना फिर उनका उल्लू सीधा नहीं होगा, इसलिए इन लोगों को 1972 से दलित पैंथर से लेके तो अगर हिस्ट्री लिए
तो बिखराने का काम इन्होंने किया है और हमारे लोग उनके फंदे में फंस गए हैं। लेकिन आज का जो यहाँ का माहौल है ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है। जितने भी नागपुर के सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, एलाइट क्लास के ऑर्गेनाइजेशन है, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एडवोकेट, प्रोफेसर, ये सारे इकट्ठा आए हुए हैं और वो लोग दुखी हैं इसलिए कि इतना साल के बाद भी आज भी महाराष्ट्र जैसे जो पुरोगामी राष्ट्र बोलते हैं, फुले आम्बेडकर का सारे पॉलिटिशियन नाम लेते हैं, लेकिन उन्हीं के राज्य में इतना ब्रूटल हत्याकांड हो सकता है, इसके कारण सारे लोग दुखी और ये इकट्ठा आए हैं। तो मुझे लगता है कि आज ये शांति का आंदोलन है, लोगों को मैसेज है, गवर्नमेंट को मैसेज है कि उन्होंने इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और इनकी जो डिमांड है, एक तो इनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए क्योंकि ये भारत के नागरिक है, इंडियन सिटीजन्स है, उनको उतना ही प्रोटेक्शन मिलना चाहिए कि जो बाकी को है। और केवल दलित या बौद्ध या अम्बेडकरवादी लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं, इसके ऊपर से पता चलता है कि इस देश में जो एक पर्टिकुलर विचारधारा है उसके कारण इन लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, अन्यथा इनके ऊपर अत्याचार होने का कोई कारण नहीं है। लेकिन इसको कभी डॉक्टर साहब इसको दलित अत्याचारों का नाम था, कभी इसे जातिवाद का नाम था, अभी आपने इसको जातीय आतंकवाद का नाम दिया है, इसको आपने कास्ट टेररिज्म कहा है। क्या लगता है आपको कि ये टेररिज्म है? डिस्क्रिमिनेशन तो है, इसके बारे में कोई शक नहीं है, लेकिन आतंकवाद की सिचुएशन आई है ऐसा मेरे को लगता है। लेकिन अगर इसको एक सिलेक्टिव कम्युनिटी के अगेंस्ट ये सब किलिंग हो रहा है तो और एक पर्टिकुलर जो विचारधारा के लोग हैं उसको प्रोत्साहन दे रहे हैं, तो इसका कारण मुझे लगता है कि जातिवाद तो है लेकिन जातीय आतंकवादी है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो ये वर्ड यूज हो रहा है जातीय आतंकवाद है, ये मुझे लगता है कि ज़्यादा सही है। और ये एट्रोसिटी एक्ट जो हम बोल रहे थे उसको कन्वर्ट करके, उसको डिमोलिश करके, उसको कैंसिल करके एक नया जातीय आतंकवाद अगर उसको हमने नाम दिया और वैसे उसको कानून बनाए तो प्रॉबेबली इन लोगों को कुछ उसमें राहत मिल सकेगी। और सबसे बड़ी डिमांड है कि ये लोग चाहते हैं कि अब हमको सेपरेट सेटलमेंट दिया जाए, क्योंकि हम शायद इनके साथ कितने दिन रह के ये जुलसते रहेंगे, तो उससे बेहतर हमको सेटलमेंट दिया जाए, या अगर वो भी नहीं होता तो फिर हमको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए, हम अपने आदमी चुनेंगे और उसके बाद में हम अपनी तरह से अपनी गवर्नमेंट चलाएं। जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की पुरानी मांग रही, बाबा साहब की दोनों मांगे थी, सेपरेट सेटलमेंट की और सेपरेट इलेक्टोरेट की भी। जातीय आतंकवाद विरोधी ये धरना और आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, ये धरना प्रदर्शन है और इस धरना प्रदर्शन में ये लोग आवाज आपकी। ये एक रिपोर्ट जो दिखाया जा रहा है और ये रिपोर्ट ये कहता है कि अनुसूचित जाति जमाती पर होने वाले जो एट्रोसिटी एक्ट है, उस एट्रोसिटी एक्ट ये निश्चित रूप से सही ढंग से काम नहीं कर पाया और इसलिए एक नए कानून की जरूरत है। साहब, क्या नाम आपका? जीवन राम टिकी। आप किस संगठन से जुड़े हैं? मैं अभी सोशल वर्कर हूँ। अच्छा, क्या लगता है, क्या मांग के साथ आप यहाँ आए हैं? हम गवर्नमेंट से यही मांग करते हैं कि जैसा अहमदनगर जिले में हुआ ऐसा पूरे महाराष्ट्र में या देश में कहीं ना हो। अच्छा। और मोदी सरकार जैसी सेंट्रल में बैठी है तो बैठे बराबर मोदी ने बोला था कि अच्छे दिन आएंगे, तो हमारे दलित समाज के। अच्छा, तो आप अच्छे दिनों का मतलब ढूंढ रहे हैं? हाँ, तो अच्छे दिन यानी इतने भी अच्छे दिन नहीं होना हम लोगों को कि हमारे समाज के दलितों की कहीं ना कहीं हत्याएं हो जाए और सरकार चुपचाप बैठी रहे। सरकार ने चुनाव में नारे लगाए थे अच्छे दिनों के और ये खोज रहे हैं मतलब अच्छे दिनों का। यहाँ ये फ्लैग्स और वो तख्तियां हाथ में पकड़ी हुई हैं, जो तख्तियां इस बात के लिए प्रशासन को आगाह कर रही है, प्रशासन से गुहार लगा रही है कि जिस तरह
दलितों पर अन्याय और अत्याचारों की घटनाएं बढ़ती जा रही है, इन घटनाओं को रोका जाए। ये घटनाएं जब तक न रुकेगी तब तक ये लोग यहाँ यूं ही इस तरह से, लेकिन ये शांतिपूर्ण तरीके से, संविधान चौक का ये भरा पूरा एरिया है जहां पर मोटर गाड़ियां चलती रहती हैं, लेकिन इस बीच में भी इन्होंने किसी को रोका नहीं है। आज भी इनका न्याय पर विश्वास है, संविधान पर विश्वास है, और संविधान और न्याय पर जिनका विश्वास है वे लोग यहाँ आंदोलन में किस मांग के साथ खड़ी है? हमारे जो मतलब अनटचेबिलिटी अभी भी हमारे देश में है, और स्पेशली हमारे महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में हमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। तो हमें हम लोग जब पढ़ लिख गए हैं तो हमें ये सब चुपचाप सहन नहीं करना है। हमें हमारे लोगों को मतलब न्याय देना है, कि देने के लिए, अनटचेबिलिटी दूर करने के लिए गवर्नमेंट को ये सब निवेदन वगैरह देना है, और क्या कायदे के मार्ग से ही हमें ये सारी कार्यवाही करनी है। और आप हमें ये कहना है कि अभी तक के जो अत्याचार हम सहते आ रहे हैं वो चुपचाप इसी तरह सहते रहेंगे, या पढ़े लिखे होने के बाद अपने घर से निकलेंगे और कुछ करने की इच्छा रखते हो तो आज एक होकर कुछ करके दिखाओ। और ये जो अत्याचार हुआ खैरलान जी के बाद अभी भी हम रो रहे हैं, तो कितनी दिन तक के हम रोएंगे और अत्याचार सहेंगे? अभी हमारा समय आ चुका है, सरकार भी बदल चुकी है, सरकार ने हमें फिर से धुतकारा है। सभी ने साथ आने को ना और सभी ने अपनी मांगे मंगवाने को ना। इस खामोशी में भी एक ललकार है, और वो ललकार इसके लिए है कि जहाँ जहाँ अन्याय और अत्याचार है, ये अन्याय और अत्याचार को रोकना है। हम देख रहे हैं कि महिलाएं भी यहाँ पर अपने अपने हाथों में ये तख्तियाँ लेकर खड़े हैं। आप कहाँ से हैं? भगवान नगर नागपुर। भगवान नगर नागपुर। आपकी ये जो मांग है, ये मांग आप क्या मांग रखे हैं? हमने मांग ये रखे है कि हमारे दलितों पर अत्याचार हो रहा है, ये अन्याय हो रहा है हम पे, और ये नहीं होना चाहिए। शासन ने यहाँ इसके तरफ ध्यान देना चाहिए। वो अन्याय अत्याचार जो वहाँ पर शुरू हुए, उनको यहाँ पर रोकने की ये जो कवायद है, और इस कवायद से ये सारे लोग अब जुड़ चुके हैं और यहाँ हम लोग आए हैं। देखिए, हम लोग देख सकते हैं कि ये लोग बिल्कुल एक कतार में लाइन से खड़े हैं, जो पूरे डिसिप्लिन के साथ खड़े हैं, और ये बता रहे हैं कि आज भी न्याय व्यवस्था पर हमारा पूरा विश्वास है, और इस पूरे विश्वास को दर्शाने के लिए ये लोग यहाँ पर खड़े हैं। क्या नाम है साहब आपका? सर, मैं डॉक्टर MS वानखेड़े, एसोसिएट प्रोफेसर इंग्लिश, धनवट नेशनल कॉलेज और अंबेडकर टीचर प्रोफेसर एसोसिएशन का मैं एक कार्यकर्ता हूँ। हाँ जी। किस मांग के साथ जुड़े हैं आप? सर, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब पर हमेशा ही अत्याचार होते आ रहे हैं। अब ये मुझे लगता है कि अत्याचार का स्वरूप नहीं है, ये एक कास्ट टेररिज्म ही है। हम ये चाहते हैं कि जब से हम देख रहे हैं कि अच्छे दिन की बात तो बोली जा रही है, लेकिन आज जो अच्छे दिन बोलने वाले मोदी जी आज हमको मनमोहन जी से भी बदतर दिख रहे हैं, क्योंकि इस बात पे वो कुछ बोलते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। अच्छे दिन किसके लिए आए हमें तो पता नहीं है, लेकिन हमें तो ये लगता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए इसके बाद अभी जो है तो ये एक पेशवाई की एक शुरुआत है, ऐसा हमें लगने लगा है। हम दो बातें देख रहे हैं कि जैसे ही लोकसभा का इलेक्शन खत्म हो गया और उसका रिजल्ट जब आने लगा है, तभी कवलेवाड़ा हुआ, और उसके ऊपर एट्रॉसिटी हमारे लोगों पर जो निर्दोष है उनके ऊपर ही लगाई गई है। अब विधानसभा हुई, विधानसभा के रिजल्ट होते ही अगर अत्याचार कहा तो जाधव कुटुंब पर हो गया है। जाधव कुटुंब की बात नहीं है, ये शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की बात है, और हमें ऐसा लगता है कि ये एक षड्यंत्र है। ये इस बात के लिए धरना प्रदर्शन दे रहे हैं कि जो घटना हाल ही में महाराष्ट्र में घटित हुई है। साहब, आप कहाँ से? मैं नोमैडिक ट्राइब ऑर्गेनाइजेशन से हूँ। अच्छा। और यहाँ पे मैं अपने जो बुद्धिस्ट भाई है उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए सॉलिडेरिटी बताने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। आपको क्या लगता है, क्या मांग है आपकी? मेरी मांग ये है कि ये जो पूरे देश में दलितों पे, आदिवासियों पे, नोमैडिक ट्राइब पे जो अत्याचार हो रहे हैं या माइनॉरिटीज़ पे जो अत्याचार हो रहे हैं, कानून में संशोधन करके उनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। व्यवस्थाएं बड़ी कमजोर पड़ रही है, लोगों को सुरक्षा प्रदान करने में नए सिरे से सुरक्षा की चीजों पर सोचना चाहिए। जातीय आतंकवाद विरोधी ये धरना और आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, ये धरना प्रदर्शन है, और इस धरना प्रदर्शन में ये लोग इस बात के लिए इकट्ठा हुए हैं कि हाल ही में महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में जिस तरह से ये दलित हत्याकांड हुआ है, उस दलित हत्याकांड के विरोध में ये जो लोग हैं, कुछ प्रोफेसर्स हैं, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं, और उनका एसोसिएशन है,
और ये एसोसिएशन के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इस आंदोलन में है, किस मांग के साथ जुड़ी है? मेरी मांग यह है कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट को एक तो सबसे पहले 4 लाख लोग वहाँ पर जो है उन लोगों को पहले सेपरेट सेटलमेंट के नाते उनको एक साथ बिठाना चाहिए, उनके गांव खेड़े से शहर में लाना चाहिए और उनको सारी हर तरह की सुविधा उनको देनी चाहिए, तो ही अहमदनगर का ये जो सिलसिला चल रहा है वो खत्म होगा, तब तक वो खत्म नहीं होगा। क्या आपको लगता है कि दलित एट्रोसिटी एक्ट दलितों को न्याय देने में सफल रहा, नहीं रहा? क्या स्थिति बनी है इस एक्ट की? ये तो एक्ट काम करता है, ऐसा सरकारी तौर पर कहा जाता है। बिल्कुल इस एक्ट का कोई परिणाम नहीं दिखता है। हजारों केस होते हैं, उसमें %1 के हिसाब से न्याय मिलता है, तो ये कोई उस एक्ट का परिणाम हो सकता है? बिल्कुल परिणाम नहीं है उस एक्ट का। ये एक्ट में बहुत सारे चेंज होने की आवश्यकता है और पिछले सरकार ने उस एक्ट को फिर से बदल डालने की कोशिश की है ताकि वो जो अत्याचार करने वाले लोग हैं छूट जाए। इसलिए ये एक्ट पूरा बदलना चाहिए और फिर से उस एक्ट पर चर्चा होनी चाहिए, ऐसा हमें लगता है। इसका कोई परिणाम नहीं होता और इस एक्ट का कोई उपयोग भी नहीं दलितों के लिए, ऐसा मुझे लगता है। दलित एट्रोसिटी एक्ट और जिस पर बहुत ज्यादा चर्चा होती है पूरे देश में, लेकिन यहाँ जो कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं इस धरना प्रदर्शन में, मानना इनका ये है कि ये एक्ट अपने आप में इतना कमजोर है, इतना लचीला है कि ये दलितों को न्याय देने में बिल्कुल सक्षम भूमिका नहीं निभा पा रहा है। आप कहाँ से हैं? मैं ताजेश्वर नगर नागपुर से। ये इस आंदोलन में आप इस धरना प्रदर्शन में आई है, शामिल है, किस मांग के साथ आप खड़ी है? आवाज आपकी। इस आंदोलन में बुजुर्ग तो है ही, जवान भी है और कुछ बच्चे भी अपने हाथ में ये तख्तियां लेकर खड़े हैं। मैं देख रहा हूं कि बेटे आप कहां से हैं? मैं ताजेश्वर नगर नागपुर से। ये इस आंदोलन में आप इस धरना प्रदर्शन में आई है, शामिल है, किस मांग के साथ आप खड़ी है? मैं ये चाहती हूँ कि जो हम पे अत्याचार हो रहा है उससे हमारा जो कर्तव्य है हमें यानी उस पर आवाज उठाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। छोटे से छोटे बच्चों को भी आना चाहिए और जो बड़े बुजुर्ग भी हो वो भी आ सके तो बहुत अच्छा है। बच्चों से लेकर तो बुजुर्गों तक सबको न्याय की आस है और वो न्याय चाहते हैं इस प्रशासन से, शासन से, और इसलिए कि दलितों पर अत्याचार की घटनाएं जो बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं कि बड़े शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ लोग इकट्ठा है और ये लोग मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये वकीलों की टीम है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की टीम है। साहब, क्या लग रहा है आपको इस पूरी घटना का आकलन आप कैसे कर रहे हैं? लगातार ये देश में दलितों को, आदिवासी को और माइनॉरिटी को कभी बिल्लूपुरम में मारा जा रहा है, कभी मराठवाड़ा में मारा जा रहा है, कभी बाजितपुर में मारा जा रहा है। जो देश की रक्षा करने वाले हमारे दलित लोग हैं, जो देश की रक्षा करने वाले, उनके भी हाथ पांव काट कर किलेवन मनी में फेंक दिया था, ट्रक में फेंक दिया था। फिर भी ये देश के लोग जब भी है ना, चाहे सांसद का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, तो कवलेवाड़ा हो गया, उसके बाद में अभी विधानसभा का चुनाव हो गया, तो इमीडिएट ये हमारे अहमदाबाद का हत्याकांड हो गया। लगातार हत्याकांड की श्रृंखला ही जारी है। इसके पीछे कारण क्या मानते हैं आप? इसके पीछे कारण यही है कि जाति अहंकार, जाति आतंकवाद, ये बाकी आतंकवादों से भी जाति आतंकवाद बहुत खराब है और बहुत डेंजरस है। और इसमें है दलित लोग, माइनॉरिटी लोग, आदिवासी लोग जब तक का संविधान का सहारा लेकर यूनाइटेड होके एक तोप की तरह ये सारा सियासत और सल्तनत के ऊपर में अपना एकता की तोप नहीं चलाते,
तब तक का ये सिलसिला ऐसा ही जारी रहेगा। कार्यकर्ताओं का मानना है कि नीयत बदलनी चाहिए और नीयत बदलने की स्थिति जब देश में आएगी तो शायद कुछ हो पाएगा। एडवोकेट साहब, आपने बड़े आंदोलनों को बिल्कुल संवैधानिक तरीके से आपने लड़ा है, उसको जिया है और उसको एक न्याय की स्थिति तक पहुंचाया भी है। आपको क्या लगता है कि इन सब के बावजूद ये जो घटनाएं बार बार घटित होती है, क्या कारण मानते हैं आप इसके पीछे? कहते हैं कि जिस दिल में आत्मसुल्फत नहीं होती, हासिल उसे ईमान की दौलत नहीं होती, और जो कौम लड़ती है आपस में हर रोज, उस कौम को दुश्मन की जरूरत नहीं होती, उस कौम को दुश्मन की जरूरत नहीं होती। जो इस देश के अंदर में बाबा साहब के नाम को लेके, बुद्ध के नाम को लेके सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठन बना रहे हैं, और जो लोग इसका नेतृत्व कर रहे हैं, वे लोग यदि एक नहीं हो सकते और वो लोग समाज को एक करने की बात करते हैं साथियों, तो वो जो लोग एक समाज को एक करने की बात करते हैं और स्वयं एक नहीं होते, उन्हीं के चलते, उन्हीं की वजह से इस देश के अंदर में हमारे लोगों पर अन्याय अत्याचार हो रहा है। जिस दिन भी वे तमाम जितने भी संगठन के लोग वे तय कर ले कि हमें एक होना है, और जिस दिन वो एक हो जाएंगे, इस देश के अंदर में सामाजिक एकता हो जाएगी। जो लोग धार्मिक आंदोलन को चला रहे, वे सारी धार्मिक आंदोलन चलाने वाले लोग एक मंच में आ जाए, वे धार्मिक आंदोलन एक हो जाएगा, धार्मिक संगठन एक हो जाएगा। और जिस दिन तमाम राजनीतिक एक लोग, जो लोग बाबा साहब की बात को लेके कहते कि वहाँ संगठन होने की बात करते, वे तमाम राजनीतिक एक लोग बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को, राजनीतिक आंदोलन को एक करने का काम करेंगे। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार नहीं होगा, हमारे ऊपर हमारे नक को भी आंच नहीं आ सकती। मुझे एक बात बताइए कि ये जो अनुसूचित जाति जनजाति अन्याय अत्याचार प्रतिरोधक कानून जो है, ये कानून कितना मजबूत है इस सब न्याय दिलाने में? जहाँ तक कानून की बात है तो न्यायपालिका को मैं उतना ब्लेम नहीं लगाना चाहूंगा, लेकिन यदि न्यायपालिका में, क्योंकि जिंदा भगत साहब हमारे साथ में भूमा टोला के आंदोलन में, खैरलाल जी के आंदोलन में साथ में थे, और भूमा टोला के आंदोलन की पैरवी मैं और सुरेंद्र बारमाटे जी, एडवोकेट वासुराव बागड़े, हम 3 वकीलों ने करी, और वहाँ पर 9 लोगों का आजीवन कारावास करवाए। तो ये आप न्यायपालिका पे आप दोष नहीं दे सकते। बस मतलब कानून मजबूत है, कानून मजबूत है, आदमी की नीयत मजबूत होना चाहिए, तो क्यों नहीं अन्याय अत्याचार करने वालों को सजा होना निश्चित है। अगर नीयत ठीक हो जाए तो फिर कानून बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। लेकिन अभी अभी हमने यहाँ वकीलों की एक टीम से बात की, उनका मानना है कि उन्होंने एक नए कानून के प्रस्ताव को यहाँ रखा है। इस धरना आंदोलन में ये बहुत सारे लोग, संविधान चौक नागपुर में ये धरना आंदोलन चल रहा है। अहमदनगर में जौखेड़ा में हुए उस दलित हत्याकांड के विरोध में यहाँ स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं। हम एक सीनियर जर्नलिस्ट से बात कर रहे हैं। साहब, आप रंजीत मेश्राम साहब, सर, आपको क्या लगता है कि इन सारी घटनाओं के पीछे क्या वजह बनती है? वही जो पुरानी मानसिकता है, वो मानसिकता के गुलामी से वो अभी भी छूटे नहीं है। हमारा संघर्ष जारी रहेगा। ये संघर्ष जब तक के इन सभी बातों से मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक ये संघर्ष संगठित रूप से हम लड़ते रहेंगे। जो भी सोचते होंगे कि अम्बेडकरी समूह इनसे दब जाएगा या घबरा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम इसका जिद्दोजहद से मुकाबला करेंगे। आपने आपके जीवन भर इन सब चीज़ों का बहुत ज़बरदस्त विश्लेषण किया है, उसका मूल्यांकन किया है। आपसे एक बात जानेंगे, दलितों का राजनीति में फिसड्डी हो जाना, इसके पीछे कितना कारण मानते हैं आप? ये मूल कारण भी बोल सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण कारण भी बोल सकते हैं। मत भिन्नता मैं समझ सकता हूँ, लेकिन जो मत विभाजन हो रहा है और हमने अपनी जो राज्य की शक्ति खो दी है, वो आप जो पूछ रही है, वो संवेदना से मैं पूर्ण सहमत हूँ। यहाँ इस वक्त हम लोग इस धरना प्रदर्शन स्थल पर है जो संविधान चौक में, यहाँ अम्बेडकर राइट्स कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं। बहुत सारे संगठन यहाँ जुड़े हुए हैं और वो सारे संगठनों के लोग इस बात के लिए इकट्ठा है। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष, जवान, बच्चे सब इकट्ठा है और इस बात के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से ये पूछ रहे हैं कि ये हत्याकांड जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, ये रुकेंगे कब? अपेक्षा इन्हें न्याय की है।